हेलो दोस्तों। आइए एक नया टॉपिक आपके साथ आज डिस्कस करते हैं। वो है एथनोबॉटनी। और इस वीडियो में हम उसके 3 छोटे छोटे पार्ट्स उसके डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एथनोबॉटनी क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन, क्या इसके एम्स हैं और क्या इसका स्कोप या एरिया है। ये 3 मेन पॉइंट्स जो छोटे छोटे तो हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट्स हैं, जिससे आप एथनोबॉटनी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि एथनोबॉटनी क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन यदि देखा जाए कि भाई एथनोबॉटनी है क्या, तो ये जो टर्म है एथनोबॉटनी, जिसे हिंदी में लोक वनस्पति विज्ञान कहते हैं, इसको सबसे पहले देने वाले या यूज करने वाले थे J.W. हर्शवर्गर। और उन्होंने आज से लगभग 110 पूर्व आदिवासियों और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेड़ पौधों के पारस्परिक संबंधों, अर्थात जो आदिवासी लोग होते हैं, प्राचीन मानव जिनको कहा जाता था, उनके और प्राकृतिक वनस्पति के मध्य किस प्रकार के संबंध पाए जाते थे, उनके अध्ययन के लिए इस शब्द को यूज किया गया, जिसे हम इथनोबॉटनी या लोक वनस्पति विज्ञान कहते हैं। हर्षवर्गर के अनुसार, जिन्होंने इस टर्म को सबसे पहले यूज ही किया था, उन्होंने कहा कि लोक वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत पौधों और आदिवासियों के बीच पाए जाने वाले समग्र संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जो भी संबंध इन दोनों के बीच पाए जाते हैं, यानी पेड़ पौधों और आदिवासियों, इनके बीच जो भी संबंध पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को ही बॉटनी की जिस ब्रांच में किया जाता है, उसको ही इथनोबॉटनी कहते हैं। अब वैसे तो इथनोबॉटनी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, इथनोस और बॉटनी। इथनोस का मतलब नेशन और बॉटनी तो वनस्पति विज्ञान है ही। अगर इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें तो यहाँ पर इसका ये जो वर्ड मीनिंग है वो किसी कौम या राष्ट्र के द्वारा वहाँ पादप संपदा का विभिन्न क्षेत्रों में भलाई के लिए उपयोग किए जाने से है। यहाँ पर जो इथनोस यानी नेशन टर्म यूज हुआ है, तो नेशन का मतलब किसी पर्टिकुलर कौम के द्वारा, कौम से मतलब मेरा किसी जाति से नहीं है, यहाँ संपूर्ण मानव समाज से, मानव समाज के द्वारा पेड़ पौधों का किस प्रकार से भलाई के लिए यूज किया जाता है, उसकी स्टडी ही इथनोबॉटनी कहलाती है। ये भी इसके वर्ड मीनिंग से भी लगभग ऐसा ही पता चलता है। अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से लोक वनस्पति विज्ञान यानी इथनोबॉटनी को परिभाषित किया है। आप जितनी भी परिभाषाएं पढ़ेंगे, कुल मिलाकर जो एसेंस है, सार है, सबका यही आएगा कि आदिवासियों या प्राचीन मानव द्वारा या प्राचीन मानव और पेड़ पौधों के बीच पारस्परिक संबंधों का जो अध्ययन है, जिसका उपयोग मानव भलाई के लिए किया गया है, उसी ब्रांच को इथनोबॉटनी कहा जाता है। कुल मिलाकर पेड़ पौधों और मनुष्य के बीच पहले किस प्रकार के संबंध रहे हैं और उन संबंधों का आज स्टडी करके हम कैसे मनुष्य की भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये इथनोबॉटनी का पर्पज भी है। जो मेन एम है वही इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर जैसे जोन्स की परिभाषा आप देख रहे हैं, जोन्स के अनुसार प्राचीन युग में आदिवासियों और पौधों के बीच स्थापित पारस्परिक संबंधों का अध्ययन लोक वनस्पति विज्ञान या इथनोबॉटनी कहलाता है। तो वही की वही टर्म है। सुल्जे ने भी कहीं ना कहीं यही कहा है, आप पढ़ पाएंगे। ऐसे ही एक परिभाषा यहाँ पर दे रखी है वर्तक और गार्डगिल की, ये आप देख सकते हैं। इसके साथ एक नाम है S.K. जैन। इनकी परिभाषा आप जरूर देखिए। इनको भारतीय लोक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। फादर ऑफ इंडियन इथनोबॉटनी किसको माना गया है? S.K. जैन को। इन्होंने क्या बताया? इथनोबॉटनी के अंतर्गत केवल पौधों या इनके पादप भागों तथा मानव समाज के मध्य पाए जाने वाले समस्त प्रकार के प्रत्यक्ष पारंपरिक तथा प्राकृतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो ट्रेडिशनल रिलेशनशिप हैं वो, और साथ में नेचुरल जो प्राकृतिक रूप से इनके मध्य जो संबंध पाए जाते हैं पेड़ पौधों और आदिवासियों के मध्य, उनका अध्ययन इथनोबॉटनी के अंतर्गत किया जाता है। इन्होंने स्टार्टिंग में ये कहा, लेकिन
इसके बाद अपनी ही परिभाषा को इन्होंने थोड़ा और इलोबरेट किया और इसको दोबारा से नए तरीके से प्रस्तुत किया, जो आप नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। एसके जैन ने 2001 में वापस से अपनी परिभाषा को रिवाइज किया और कहा कि मानव और उनके पालतू पशुओं एवं पौधों के बीच स्थापित समग्र प्राकृतिक और पारंपरिक संबंधों का अध्ययन लोक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। देखिए, इसके बाद जो ये एसके जैन हैं, इन्होंने सिर्फ मानव और पेड़ पौधों तक ही सीमित नहीं रखा इसकी स्टडी, इसमें पालतू पशुओं को भी सम्मिलित किया। मानव, पेड़ पौधे और पालतू पशुओं के समग्र संबंधों के अध्ययन को इन्होंने इथनोबॉटनी के अंतर्गत सम्मिलित किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपनी परिभाषा को और ज़्यादा ब्रॉड कर दिया, इथनोबॉटनी को छोटा नहीं रहने दिया और थोड़ा ब्रॉड कर दिया, क्योंकि यहाँ पर केवल पेड़ पौधे ही नहीं बल्कि मनुष्य के द्वारा जिन पशुओं को पाला जाता था अपने जीवन यापन के लिए, उनसे भी बड़े निकट के संबंध हुआ करते थे। जैसे गाय को देख लीजिए आप, गाय के साथ साथ और भी ऐसे पशु हुआ करते थे, चाहे वो बैल हों या फिर भैंसें हों या जो भी है, जिनका भी ये मनुष्य पालतू पशु जिनको रखता था, तो उनके साथ एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित होता था। वो सिर्फ उनके लिए पशु या सिर्फ उत्पत्ति या प्रोडक्शन का साधन नहीं होते थे, उनके साथ उनका एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता था। तो ये इमोशनल अटैचमेंट क्या था, क्यों था, क्या इसका कोई विशेष पर्पज हुआ करता था और आज इसका कहीं कोई रिलेशन है क्या? तो ये सब स्टडी जो की जाती है वो इथनोबॉटनी में की जाती है, ऐसा एसके जैन साहब ने भी माना है। तो इन सब जो परिभाषाएं हैं और मीनिंग है, इससे यही पता चलता है कि पेड़ पौधों और मानव का जीवन एक दूसरे पर पूरी तरह से अन्योन्याश्रित रहा हुआ है। अर्थात हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को तो पेड़ पौधे पूरा करते ही थे, जिनको रोटी कपड़ा और मकान कहते हैं। इसके अलावा हमारी और जो सांस्कृतिक और सामाजिक आवश्यकताएं थी, धार्मिक आवश्यकताएं थी, उनमें भी पेड़ पौधों का विशेष रोल हुआ करता था। और इन सब का क्या रोल हुआ करता था, क्या उसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य थे, क्या वो सिर्फ एक अंधविश्वास था, इस सब की स्टडी की जाती है और उस स्टडी को साइंटिफिक तौर पर करके आज के परिप्रेक्ष्य में उसको अप्लाई करने का भी प्रयास किया जाता है। और यही जो सब किया जाता है वही एक ब्रांच है बॉटनी की, जिसे हम इथनोबॉटनी कह रहे हैं। इसके बाद इसके उद्देश्य लक्ष्य क्या है इथनोबॉटनी के, तो यहाँ पर 4-5 उद्देश्य लक्ष्य आप देखेंगे। पहला बहुत कॉमन सा उद्देश्य है जो इसकी परिभाषाओं से ही निकल के आया है। पहला है मानव समाज और पेड़ पौधों के बीच स्थापित पुरातन और नवीन पारंपरिक संबंधों का अध्ययन। मानव समाज और पेड़ पौधों के बीच जो पुरातन संबंध क्या थे और आज हमारे संबंध, नवीन संबंध क्या हैं पेड़ पौधों वनस्पतियों के साथ, इसकी स्टडी करना पहला उद्देश्य है इथनोबॉटनी का। इसको 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक भावनात्मक संबंध एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप और दूसरा कंक्रीट रिलेशनशिप। तो 2 कैटेगरीज में इसको बांटा गया है। पहला है भावनात्मक संबंध। ये जो संबंध है इसमें जो एक्चुअली मनुष्य और पेड़ पौधों के बीच का इस प्रकार का संबंध होता है जिसमें डायरेक्टली पेड़ पौधों से कोई भौतिक रूप से वस्तुएं प्राप्त नहीं की जाती, कोई भौतिक रूप से उनसे कुछ फायदा नहीं लिया जाता, बल्कि उनसे एक विशेष प्रकार का भावनात्मक संबंध होता है, जिसकी दृष्टि से चाहे उनके पूजा पाठ किए जाते हों, पीपल में जैसे पीपल की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, ऐसे ही अलग अलग पेड़ पौधों को, पत्तों का, उनके फूलों को अलग अलग देवताओं को अर्पित किया जाता है। तो इस प्रकार का एक भावनात्मक संबंध हमारा पेड़ पौधों से था। जैसे भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करते हैं, ऐसे ही कमल के पुष्प अर्पित किए जाते हैं, अलग अलग देवताओं को अलग अलग पुष्पों के अर्पित करने की प्रथा रही है। तो ये कहीं ना कहीं किसी पेड़ पौधे को विशेष मानकर उनके साथ एक विशेष संबंध स्थापित करना था, जो कि भौतिक संबंध नहीं था, ये भावनात्मक संबंध हुआ करता था। तो पहले संबंध जो पेड़ पौधों के साथ मनुष्य के भावनात्मक संबंध थे, जो कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधों के परिरक्षण से भी संबंधित थे। मतलब इसका साइंटिफिक यूज़ भी है। अगर हम आज देखें तो इसका कितना बड़ा साइंटिफिक महत्व निकल सकता है। अगर ये रिलेशन हम कंटिन्यू मेंटेन कर पाते तो जो पर्यावरण के आज इतना नुकसान हो रहा है शायद वो हो ही नहीं पाता। लेकिन हम ज़्यादा साइंटिफिक हो गए और अपने पुरातन जो संस्कृति थी, पुरातन जो हमारे
पारंपरिक नियम कायदे कानून थे उनको सबको भूल गए, तो इसलिए ये हमको थोड़ा नुकसान हुआ है। तो पहले भावनात्मक संबंध है और दूसरा है आपका प्रत्यक्ष वस्तु पारस्परिक संबंध, जिसको कंक्रीट रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए किस पौधे से क्या प्राप्त करता है, यानी किसी से लकड़ी प्राप्त करता है, किसी से खाने के लिए प्राप्त करता है, किसी से बीज प्राप्त करता है, किसी से अनाज प्राप्त करता है। डायरेक्ट जो मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो हमको पेड़ पौधों से वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से जो हमारा पेड़ पौधे से संबंध है, जहाँ पर हम उनका अपने फायदे के लिए उपयोग करते हैं, इसकी जो स्टडी की जाती है वो कंक्रीट रिलेशनशिप के अंतर्गत की जाती है। तो इस प्रकार से मनुष्यों और पेड़ पौधों के बीच में पुरातन और नवीन संबंधों का अध्ययन करना, ये लोक वनस्पति विज्ञान का, इथनोबॉटनी का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यहाँ पर आप देख रहे हैं इथनो मेडिसिन। इथनोबॉटनी के अंतर्गत ही एक टर्म आती है इथनो मेडिसिन, जिसका हिंदी लिखा हुआ है लोक औषधि वनस्पति विज्ञान। इसके अंतर्गत ज्ञात और उपलब्ध वन औषधियों का अध्ययन करना, क्योंकि पहले जो भी औषधियाँ प्राप्त की जाती थी वो पेड़ पौधों से प्राप्त की जाती थी और उन पेड़ पौधों से प्राप्त औषधियों का उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार में किया जाता था। तो कौन से पौधे के किस भाग से कौन सी औषधि प्राप्त होती थी, उसका कैसे ये लोग उपयोग करते थे और आज उसका कैसे अच्छे से और उपयोग किया जा सकता है क्या, ये सब भी स्टडी की जाती है इथनोबॉटनी के अंतर्गत। इसके अलावा एक तीसरा यहाँ पर आप देख रहे हैं आदिवासी मानव सामाजिक दृष्टि से धार्मिक मांगलिक कार्यों में प्रयुक्त या दुष्टात्माओं या जादुई तांत्रिक अथवा ऐसे ही अन्य पौधों का गहन अध्ययन। ये भी होता था कि किसी पौधे में हम किसका वास मान लेते थे, किसी पौधे में किसका वास माना जाता था। तो अलग अलग देवताओं का, या कहते थे कि इसमें तो किसी दुष्ट आत्मा का वास होता है इसलिए इसके नीचे नहीं बैठना चाहिए, इसमें देवता का वास होता है इसलिए ऐसा करना चाहिए, इसमें रात के टाइम नहीं बैठना चाहिए क्योंकि रात के टाइम इसमें ये देवता बैठते हैं। ऐसा पता नहीं क्या क्या मान्यताएं हुआ करती थीं। तो इसकी स्टडी भी करना, इसके पीछे उनके क्या विश्वास थे, क्या ये कहीं कोई साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है क्या, इसकी स्टडी करना भी इथनोबॉटनी का उद्देश्य है। आगे आप देखेंगे विभिन्न आदिवासी और ग्राम्य समुदायों में प्रचलित प्राचीन परंपराओं, रीति रिवाजों, त्योहारों तथा अन्य सामाजिक समारोहों में प्रयुक्त पौधों और पादप भागों का अध्ययन। हम आप देखते ही हैं कि अलग अलग हमारे त्योहारों में, अवसरों पर, कथा वाचन में या शादी विवाह में हम अलग अलग जो कार्य होते हैं, अलग अलग जो हमारे संस्कार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनमें अलग अलग पौधों का और उनके भागों का उपयोग किया जाता है। जैसे हम दरवाजे पर बंधनवार बांधते हैं, अशोक के वृक्ष की पत्तियों को लाकर जो हमारा कलश स्थापित करते हैं, कलश स्थापित करने में हम अलग प्रकार की पत्तियों का यूज करते हैं, कहीं हम पीपल की पत्तियों का यूज करते हैं, कहीं कोई से पत्ते और फूलों का यूज करते हैं कि इसके लिए ये पुष्पों की जरूरत पड़ती है। तो अलग अलग रीति रिवाजों, त्योहारों या हमारी जो भी सामाजिक समारोह हुआ करते थे, उनमें किस पौधे के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है और क्या इसके पीछे धारणा थी, ऐसा क्यों ये लोग करते थे, इसकी स्टडी करना भी इथनोबॉटनी का उद्देश्य है। और लास्ट आप देख रहे हैं विभिन्न समुदायों और उनके पर्यावरण में उपस्थित पौधों के पारस्परिक संबंधों को ज्ञात कर उनका मानव कल्याण में उपयोग करना। अल्टीमेट एम यही है कि विभिन्न समुदायों और उनके पर्यावरण में उपस्थित पौधों के परस्पर संबंधों को ज्ञात करके उनका उपयोग मानव की भलाई के लिए करना। कुल मिलाकर इथनोबॉटनी का अल्टीमेट एम है कि ये जो संबंधों का अध्ययन हम कर रहे हैं पेड़ पौधे और उसके जो मनुष्य हैं उनके बीच, इसका हम कैसे मनुष्य की भलाई के लिए यूज कर सकते हैं, ये इसके इथनोबॉटनी के 5 बेसिक एम्स या ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं आप। इसके बाद अगर इसको स्कोप की बात करें तो इथनोबॉटनी बहुत छोटी टर्म नहीं है, ये कोई एक छोटा शब्द नहीं है जिसका एरिया बहुत छोटा हो। इथनोबॉटनी के अंतर्गत जैसा कि हम इसके अभी उद्देश्य और परिभाषाओं से देखते आए हैं, इसमें बहुत कुछ सम्मिलित किया जाता है। एक जगह हमने देखा था इथनो मेडिसिन देखा था, ऐसे ही अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाता है, तब जाके कहीं इसकी स्टडी पूरी होती है। किसी एक पक्ष को लेकर इथनोबॉटनी का उपयोग नहीं किया जा सकता, इथनोबॉटनी का जो एरिया है वो स्पष्ट नहीं किया जा सकता। पेड़ पौधों के कितने ही उपयोग हैं और उन सबसे संबंधित
अलग अलग ब्रांचेस बन सकती हैं। तो इसी प्रकार से पादप जगत कितना बड़ा है आज हम समझ सकते हैं। जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हैं तो मोटा मोटा क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे तो आप एल्गी से स्टार्ट करते हैं, एल्गी करते हैं, फिर फंजाई करते हैं, ब्रायोफाइटा करते हैं, टेरिडोफाइटा करते हैं, जिम्नोस्पर्म करते हैं, एंजियोस्पर्म करते हैं। इन सब में आपने इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़े हैं। तो एक एक को अगर देखेंगे तो इनका कितना बड़ा दायरा हो जाता है और सबकी स्टडी इथनोबॉटनी में हम कर सकते हैं। तो इसलिए इसका स्कोप छोटा नहीं, व्यापक स्कोप है इसका, और इसमें कई ब्रांचेज का यूज किया जाता है। जब इथनोबॉटनी की स्टडी की जाती है तो अकेले नहीं होती, बॉटनी की दूसरी ब्रांचेज का, साइंस की दूसरी ब्रांचेज का भी सहयोग लिया जाता है, जैसे सोशियोलॉजी, आर्कियोलॉजी, माइथोलॉजी, लिंग्विस्टिक, इकोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, फाइटोकेमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, वेटरनिटी साइंस, ये सब, इन सब का यूज किया जाता है। तब जाके कहीं इथनोबॉटनी की स्टडी या इथनोबॉटनिकल स्टडीज़ कंप्लीट होती हैं। इस आधार पर ये कह सकते हैं कि इथनोबॉटनी का एरिया बहुत व्यापक होता है, जिसमें कई ब्रांचेज इंक्लूड हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं। पहला इथनो एल्गोलॉजी, यहाँ इनके नाम से पता चल जाता है, हिंदी में तो आप समझ ही रहे होंगे, लोक शैवाल विज्ञान। इथनो एल्गोलॉजी मानव समाज और शैवाल प्रजातियों के मध्य समग्र संबंधों की जानकारी। शैवाल यानी एल्गीज और मनुष्य के बीच क्या संबंध रहे उनकी जानकारी इथनो एल्गोलॉजी में। इथनो ब्रायोलॉजी, इथनो ब्रायोलॉजी लिवरबर्ड्स और मॉसेज यानी ब्रायोफाइट्स और मनुष्यों के बीच किस प्रकार के समग्र संबंध रहे उनकी जानकारी। ऐसे ही इथनोटेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स के संबंधों, टेरिडोफाइट्स के मध्य संबंधों का अध्ययन। ऐसे ही इथनोमाइकोलॉजी, माइकोलॉजी किसकी होती है, फंजाई का स्टडी, तो फंजाई और मनुष्यों के बीच क्या रिलेशन रहा हुआ होगा उसकी स्टडी। ऐसे ही इथनोलाइकेनोलॉजी, तो लाइकेन्स और मनुष्य के बीच समग्र संबंधों का अध्ययन इसमें किया जाता है। ऐसे ही इथनोटेक्सोनॉमी, विभिन्न पौधों का वर्गीकरण जो होता है, वो वर्गीकरण किस प्रकार से मनुष्यों के लिए फायदेमंद रहा है, किस प्रकार से मनुष्य से रिलेटेड रहे हैं, उसकी स्टडी इसमें की जाती है। ऐसे ही इथनो मेडिको बॉटनी, मेडिसिनल प्लांट्स की स्टडी, यानी मेडिसिनल प्लांट्स से किस प्रकार से मनुष्य फायदा लेता रहा है और किस प्रकार से उनका यूज करता रहा है, इसकी स्टडी की जाती है इसमें। साथ में इथनोजियोलॉजी, मानव समाज और भूगर्भीय संरचनाओं के बीच संबंध, जियोलॉजी में भूगर्भ संरचनाओं से संबंध अध्ययन किया जाता है, तो वो भी इसमें आ जाता है। एक है पैलियो इथनोबॉटनी, तो पैलियो बॉटनी आपने पढ़ी है, तो जीवाश्म पादप जो होते हैं उनसे पहले क्या संबंध रहा था इसकी स्टडी की जाती है, वो इसमें की जाती है। तो इस प्रकार इन सब से आपको ये पता चलता है कि आधुनिक युग में विभिन्न पादप वर्गों के सदस्यों का लोक वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इथनोबॉटनी का अगर एरिया देखें तो ब्रॉड एरिया है, स्कोप काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा भी इसमें और कई छोटी छोटी ब्रांचेस सम्मिलित हैं, जैसे ये तो इसको पिछले वाले को ही एक्सप्लेन किया है एक एक चीज़ को। जैसे एक टर्म यूज किया इथनो इकोलॉजी, इकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी क्या होता है, लेकिन हमने यहाँ शब्द यूज किया है इथनो इकोलॉजी। इसके अंतर्गत पौधों और मानव समाज के मध्य प्राचीन संबंधों और पर्यावरण के संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। पौधों और मानव समाज के बीच प्राचीन संबंध और पर्यावरण संरक्षण का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग ब्रांचेज में कुल मिलाकर पौधों और मनुष्य के बीच आपसी संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी इसमें सम्मिलित हैं, जैसे इथनोगैस्ट्रोलॉजी। इसके अंतर्गत ऐसे पौधों का अध्ययन किया जाता है जो मानव समाज के खाद्य पदार्थों के रूप में परंपरागत रूप से प्रयुक्त होते रहे हैं। इसके साथ साथ इनसे जुड़ी अवधारणाओं, विश्वास, रीति रिवाजों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। कौन कौन से पौधे ऐसे हैं जिन्हें प्राचीन समय से मनुष्य अपने भोजन के रूप में काम में लेता रहा है, और सिर्फ भोजन के रूप में नहीं, उनके साथ साथ और उनके क्या रीति रिवाज, विश्वास और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जैसे अन्न को देवता कहते हैं, अन्न देवता, ऐसे ही हमारी अलग अलग प्रकार की धारणाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। एक है इथनो हॉर्टिकल्चर, इसके अंतर्गत घर में आसपास उगाए जाने वाले फलोत्पादक पौधों और अन्य शोभाकारी पौधों को परंपरागत रूप से उगाने और उनके द्वारा प्राप्त उत्पादन को प्रयुक्त करने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है।
तो हॉर्टिकल्चर में कि भाई हमारे आसपास हम कौन कौन से ऐसे जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं या ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं उनको उगाते हैं, कैसे उनका उगाने का तरीका है और क्या उनके बीच और मनुष्य के बीच किस प्रकार की बॉन्डिंग है, इसकी स्टडी की जाती है। एक है इथनो म्यूजिकोलॉजी, लोक संगीत शास्त्र। इसके अंतर्गत परंपरागत लोक संगीत में प्रयुक्त अवधारणाओं और लोक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, बांसुरी इत्यादि को बनाने हेतु काम में लिए जाने वाले पादपों और इन वाद्य यंत्रों को बनाने की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है कि कौन से जो वाद्य यंत्र हैं वो कौन से पौधे से मुख्य रूप से बनाए जाते हैं, कौन से पौधे की लकड़ी से बनाए जाते हैं और बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसकी का भी अध्ययन इस इथनोम्यूजिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऐसे ही एक और टर्म है इथनोवेटनरी, लोक पशु चिकित्सा विज्ञान। इसके अंतर्गत आदिवासी और ग्राम्य समाज द्वारा पालतू पशु पक्षियों के रोगों की चिकित्सा हेतु प्रयुक्त पादपों और उनसे प्राप्त पादप औषधि और उनके प्रभाव का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस पूरे स्टडी से आपको ये समझ में आया होगा कि लोक वनस्पति विज्ञान एक व्यापक विषय है, कोई छोटा विषय नहीं है, व्यापक विषय है। व्यापक विषय इस सेंस में क्योंकि इसमें पेड़ पौधों और मनुष्यों के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य में भी यहाँ पर तो पहले इसको सिर्फ आदिवासी मनुष्यों के साथ लिया था, लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसमें तो अभी हम यही कहते हैं कि मनुष्यों और पेड़ पौधों के बीच पहले कैसे संबंध थे, आज कैसे संबंध है, इसकी स्टडी की जाती है। और पेड़ पौधों से संबंधित जितनी भी ब्रांचेज हैं उन सब का इसमें यूज होता है, इसलिए इसका जो उपयोग है वो काफ़ी व्यापक हो जाता है। इसका जो एरिया है या इसका जो स्कोप है वो काफ़ी व्यापक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो पहला आपका इथनोबॉटनी का एक टॉपिक हुआ जिसमें आपने सबसे पहले कि इथनोबॉटनी है क्या, अर्थ, उसकी परिभाषा, फिर उसके 5 अपने उद्देश्य देखे और इसका स्कोप जो कि काफ़ी व्यापक है वो स्टडी किया। ये आप इसमें एक बार और पढ़ेंगे तो पढ़ने से आपको सिंपली समझ में आएगा क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी बड़ी इजी है और टॉपिक भी ऐसा है जो डे टू डे लाइफ में हम आमतौर पर देखते हैं, समझते हैं, क्योंकि ग्रामीण जीवन से सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो आप इसको देखिए और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। थैंक यू।